नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। आज बात करेंगे कृषि से संबंधित ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा बजट भविष्य की बुनियाद करेगा मजबूत। बजट 2023-24 को मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया सर्वसमावेशी। कहा बजट सभी के कल्याण को सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, बजट 2023 एफपीओस के माध्यम से कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टिल इंडिया ने वार्षिक डीलर सम्मेलन का किया आयोजन। आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशन ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न। 2 फरवरी को दुर्ग और राजनांदगांव दौरे पर रहे मुख्यमंत्री बघेल। जानिए उनके कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल। पीएम किसान योजना को लगा झटका, 8,000 करोड़ कम कर दी गई राशि। सरसों सहित सभी खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट। जानिए कितना कम हुआ रेट। ऐसा क्या हुआ कि अडानी के कर्ज पर हरकत में आई आरबीआई? बैंकों से पूछे गए सवाल। सरकार की प्राथमिकता ग्रीन ग्रोथ, कार्बन इंटेंसिटी होगी कम, मिलेंगे रोजगार के मौके। सर्द हवाओं ने दिल्ली को घेरा, बिहार के तापमान में वृद्धि शुरू। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक और भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। इस बजट में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा। सभी के लिए अनेक नए प्रावधान किए गए हैं। कृषि और कृषि शिक्षा का बजट इस बार करीब 1,25,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट 2023-24 की सराहना करते हुए कहा कि बजट निश्चित रूप से पूरी तरह राष्ट्रहित एवं जनहित को समर्पित है। देश के सभी वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। आगे मंत्री ने कहा कि अमृत काल के पहले बजट ने भारत के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। हमारे युवाओं को देने के लिए इसमें बहुत कुछ है। यह एक ऐसा बजट है जो निश्चित रूप से हमारे देश को सर्वांगीण विकास की राह पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है। इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि बजट 2023 वर्तमान में लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ ही सुनिश्चित भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बजट 2023 को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि कृषि उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के माध्यम से कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही नए एफपीओ के गठन के संबंध में बजट प्रावधान 955 करोड़ रुपए किया गया। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले वर्ष की राशि 60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशन ग्रुप ने गुरुवार को नवाचार और कृषि स्थिरता में अपनी सफल यात्रा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आईसीएल टीम ने इस अवसर को अनोखे तरीके से चिन्हित किया। पूरे भारत के किसानों ने इस बैठक की मेजबानी की। बता दें कि समाधान, उत्पाद, प्रदर्शन और ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से किसान बैठकें आयोजित की गई। गौरतलब है कि आईसीएल ग्रुप लिमिटेड की स्थापना 1 सदी पहले ब्रिटिश जनादेश के दौरान व्यवसायी मोशे नोवोमेस्की द्वारा की गई थी, जिन्होंने जंगल में पोटाश के खनन के अवसर को मान्यता दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 फरवरी को दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा किया और वहां आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन सहित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्रकार की पुण्यतिथि मिलन और सम्मान समारोह आदि कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:30 पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर 11:55 पर जिला और विकासखंड राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम भरेर गांव पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां बाजार चौक भरेर गांव में दोपहर 12 बजे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्रकार की मूर्ति का अनावरण किया और वहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल हुए।
किसान काफी समय से इंतजार में थे कि केंद्र सरकार आम बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन बजट पेश किए जाने के बाद किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में किसानों ने पीएम किसान की राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीदें छोड़ दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ऐसे में इस बार पीएम किसान का बजट पिछले साल की तुलना में 13.33% कम हुआ है। वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में पीएम किसान आवंटन को घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वहीं वर्ष 2021-22 में पीएम किसान के लिए 68,825 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे सस्ते आयातित तेलों का आयात बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में हाल ही में सभी देशी तेल तिलहनों के भाव औंधे मुंह गिरे, लेकिन उपभोक्ताओं को खुदरा बाजार में इस गिरावट का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला जैसे देसी तिलहन तेलों के अलावा कच्चा पाम तेल और पामोलिन जैसे आयातित तेल के भाव में पर्याप्त गिरावट आई है। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में अवकाश है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में मामूली गिरावट का रुख है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि देश में सूरजमुखी और सोयाबीन तेलों का आयात भारी मात्रा में हो रहा है। मौसम खुलने के साथ सरसों की आवक बढ़ेगी और इससे खपने की आशंका से तेल उद्योग परेशान है। पिछले साल आयातित तेलों के दाम महंगा होने के बावजूद सरसों पूरी तरह नहीं खपा, तो इस बार आयातित तेल के दाम काफी कम है। ऐसे में सरसों के अलावा सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला जैसे देसी तेल तिलहनों का खपना बेहद मुश्किल दिख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अडानी ग्रुप की तरफ से बुधवार रात कहा गया, अभूतपूर्व परिस्थितियों और बाजार में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के हित की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हम एफपीओ को रद्द करते हैं और पूरे लेन देन को वापस करते हैं। बजट स्पीच में सरकार का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। सरकार ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। देश के अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर में एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट के लिए कई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की दिशा में उठाए जा रहे इन कदमों से इकोनॉमी के कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही ग्रीन जॉब के मौके मिलेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ मिशन मोड पर काम जारी है। अमृतकाल में सरकार की 7 प्राथमिकताएं हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कनेक्टिविटी शामिल है। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी सरकार का फोकस जारी है। भारत के राज्यों में आए दिन मौसम बदल रहा है। कभी बारिश का दौर तो कभी सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आईएमडी ने आज के मौसम अपडेट से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिन पहले बारिश ने दिल्ली में ठंड के स्तर में थोड़ी वृद्धि कर दी थी और वहीं अब दिल्ली में सर्द हवाओं ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो सुबह और शाम के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी छाया रहता है। वहीं अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। दिल्ली में शाम के समय प्रदूषण करीब AQI 216 दर्ज किया गया। तो ये थी कृषि से जुड़ी आज की कुछ अहम खबरें। ऐसी ही कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।